जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग वाइल्ड फायर इन लॉस एंजल्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से। क्योंकि हम लोग रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि लगभग एक महीने से एक वाइल्ड फायर की सिचुएशन कैलिफोर्निया स्टेट में है, पूरे कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए का एक वेस्टर्न स्टेट है। और उसमें भी हाईली अफेक्टेड जो है वो लॉस एंजल्स है और उसके आसपास का पूरा एरिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उस पूरी वहाँ की सिचुएशन को समझेंगे, क्या क्या जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, क्योंकि इस आग के पीछे पूरी तरीके से जियोग्राफी अपना मेजर रोल प्ले कर रही है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे पॉइंट्स आ रहे होंगे जिसको कि आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं कि उस पूरे रीजन में जो ये वाइल्ड फायर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि उस पूरे रीजन में क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन का हाईली अफेक्टेड होना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वैसे तो ओवरऑल हो रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और रिसेंटली वहाँ पे अभी हम लोग डेटा भी देखेंगे कि बहुत ही कम रेनफॉल हुई है उस पूरे क्षेत्र में, जो कैलिफोर्निया का वो रीजन है। एक तो ये कारण हो गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से रेन कम और ड्राइनेस आ रही है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा विंड का बहुत तेज चलना, उस पूरे रीजन में बहुत नेचुरली काफ़ी तेज विंड चलती है। और स्पेशली यहाँ पे हम लोग सैंटा एना विंड की बात करेंगे, जो कि एक लोकल विंड है उस क्षेत्र की। उसने अपना मेजर रोल प्ले किया है इसमें। इसके अलावा वहाँ पे एक विशेष प्रकार का चैप्रियल बायोम है जो कि अपना रोल प्ले कर रहा है इसमें। चैप्रियल बायोम को हम लोग समझेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि उस पूरे रीजन में, चूंकि कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजल्स है वो हॉलीवुड का एक मेन सेंटर है। जैसे इंडिया हम लोग मुंबई की बात करते हैं, वैसे कैलिफोर्निया, वैसे ही यूएस में हॉलीवुड में लॉस एंजल्स का इम्पोर्टेंट स्थान है। बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स इन लोग के घर वहाँ पे हैं। तो और वहाँ पे चूंकि नेचुरल प्लेस है, तो मोस्टली जो हाउसेस हैं वो लकड़ी के हैं, तो वुड वर्क बहुत ज़्यादा है। और चूंकि वुड वर्क बहुत ज़्यादा है इस पूरे रीजन में, तो इस वजह से वहाँ पे जो भी आग लग रही है उसका स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है कंपैरेटिवली अन्य क्षेत्रों की तुलना में। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लॉस एंजल्स हाईली अफेक्टेड है। कैलिफोर्निया पूरा प्रभावित है, लेकिन उस पूरे कैलिफोर्निया में भी लॉस एंजल्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ये चीज़ें हैं। और जो वहाँ की लोकल ज्योग्राफी है उस पूरे रीजन की, वो इस तरह की है कि एक तरफ तो हिली माउंटेन्स, अभी हम लोग समझेंगे ज्योग्राफी भी उसकी मैप से। तो ऊपर माउंटेनियस एरिया से बहुत तेजी से विंड नीचे की ओर आ रही है और फिर पूरे वैली एरिया में फैल जा रही है जहाँ पे घर इत्यादि हैं। तो उससे बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है फायर का। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिसको कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी आप कहीं भी वाइल्ड फायर की बात करेंगे, नॉट ओनली इन लॉस एंजल्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी ब्राज़ील में फायर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कुछ वर्ष पहले। तो हर साल हमें वाइल्ड फायर की कुछ घटनाएं ऐसी मिल जाती हैं। तो वहाँ पे आप इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होंगी। तो अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या हमें क्लाइमेट चेंज वहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज में ये आपके सामने मैप, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैप है, जो कि इसका सोर्स है यूएस ड्रॉट मॉनिटर, जो कि वहाँ पे जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसको मॉनिटर करता है। और इससे आप वहाँ पे जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं। जैसे ये जनवरी 14, फिर जनवरी 28, फिर फरवरी 18 फरवरी और 25 फरवरी, ये 2024 की स्थितियां हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि चूंकि 2024 को आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया गया, और ये चीज़ हम लोगों ने इंडिया में भी फील की। तो ये जो मैप है ये कैलिफोर्निया का मैप है। और कैलिफोर्निया में अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या कंडीशंस रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फरवरी तक आते आते जो लॉस एंजल्स का एरिया है उसके आसपास का जो पूरा एरिया है वो एक्सट्रीम ड्रॉट
और एक्सेप्शनल ड्रॉट वाली कंडीशन में है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सूखाग्रस्त वाला रीजन है वो यही है। उसके पहले अगर हम लोग अदर मैप्स में देखें, 18 फरवरी या 11 फरवरी या 28 जनवरी या 14 जनवरी, तो हर जगह के मैप में हमें ये सिचुएशन एक समझ में आ रही है कि ओवरऑल कैलिफोर्निया ही एक सूखे से प्रभावित राज्य रहा है यूएस का। लेकिन उसमें भी जनवरी से फरवरी आते आते जो उसका साउथ वाला पोर्शन है, जहाँ पे लॉस एंजल्स व अन्य प्रमुख शहर स्थित हैं, वो हाईली अफेक्टेड रहे हैं इससे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कहीं भी आप आ, इसको एक्सप्लेन करने के दौरान यहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हैं। और ये ऑफिशियल मैप है यूएस ड्रॉट मॉनिटर का, किस तरीके से वहाँ पे 2024 में जो ये समय चल रहा था, स्पेशली जनवरी और फरवरी का, आज से 1 वर्ष पहले, उस समय की वहाँ पे क्या कंडीशंस थी जियोग्राफिकली। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप भी देख लेते हैं। और ये तो यूएसए का मैप है। और अब हम लोग देख लेते हैं मैप ऑफ कैलिफोर्निया। और ये रहा कैलिफोर्निया, जो कि हाईली अफेक्टेड है इस पूरे वाइल्ड फायर से। और उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे जो लोअर कैलिफोर्निया के पास में है, एक तो सैन डिएगो और लॉस एंजल्स, ये दोनों पैसिफिक कोस्ट पे स्थित दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, ये जो हिली एरियाज हैं ये यहाँ पे हैं, डेथ वैली इत्यादि। और इस ज्योग्राफी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब हम लोग यहाँ पे विंड्स को देखेंगे तो वो विंड्स जो है उनका जो फ्लो होता है उसमें इसका एक मेजर रोल है। और ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं लेटेस्ट, जो वहाँ पे वाइल्ड फायर की सिचुएशन है उसकी। और अभी का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 40,000 एकड़ तक ये जो है इसका स्प्रेड हो चुका है इस वाइल्ड फायर का। आज से 2-3 दिन पहले, अब तो और ज़्यादा हो गया होगा। और लगभग 24 डेथ्स हुई हैं। और इसमें जो विंड्स चल रही हैं उसकी स्पीड बताई जा रही है लगभग 100 से 120 किलोमीटर पर आवर, जिससे कि जो इसका स्प्रेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पे विंड का पैटर्न है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो आता है सांता एना विंड्स का। ये आपके सामने ये जो पिक्चर्स हैं ये सेंटा एना विंड्स की हैं कि कैसे उसका एक जनरेशन होता है। तो यहाँ पे जो यूएस का वो मेन लैंड वाला एरिया है, जहाँ पे अभी हम लोगों ने मैप में देखा था कि लॉस एंजल्स है, अदर स्टेट्स हैं मेन लैंड पे। और वहाँ पे हाई प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होती है। नॉर्मली हम लोग जब प्रेशर ग्रेडियंट को समझते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो ढाल बनता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बनता है, और उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड का फ्लो होता है, क्योंकि जो विंड होती है वो जो दूसरी जगह पे लो प्रेशर हुआ है उसको बैलेंस करने का काम करती है। और इससे एक बैलेंस बना रहता है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने प्रेशर बेड्स की बात की है, विंड का पैटर्न और डिटेल में मेरे समझाया है। तो वही कॉन्सेप्ट एक पर भी लागू हो रहा है। यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं कि उस मेनलैंड वाले एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, और जो हमारा कोस्ट वाला एरिया और उसके बगल का जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे इसमें दिखाया भी गया है क्लियरली कि लो प्रेशर हुआ। अब उस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर जो है विंड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये विंड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो चूंकि उस रीजन में पहले से अभी हम लोगों ने देखा कि ड्राइनेस है, क्लाइमेट चेंज के कारण ड्राई हो गया है, रेन उतनी हुई नहीं है, हम लोगों ने मैप में भी देखा, सूखे की सिचुएशन है। तो इस वजह से वहाँ पे अगर कहीं थोड़ी सी भी फायर की सिचुएशन बनती है तो उसका जो स्प्रेड होता है वो इस विंड के कारण बहुत तेजी से होता है। अगर इस तरीके की विंड्स का फ्लो ना होता तो जंगलों में नॉर्मली जैसे आग लग जाती है वैसे लगती है, और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन चूंकि 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की गति से
ये फ्लो होता है, और ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है तो विंड का फ्लो उतना ही तेज होगा, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, जितना ज़्यादा ढाल होगा, और स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। यहाँ पे आप इस दूसरे चित्र में भी देख रहे हैं कि लिखा हुआ है हाई प्रेशर इन ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन में हाई प्रेशर में, इधर लो प्रेशर हो गया पैसिफिक ओशन में। अब उस मेन लैंड के हाई प्रेशर से पैसिफिक के लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी, और जब ये हवाएं चलेंगी तो उससे क्या होगा कि जो फायर है, जो वाइल्ड फायर है, उसका स्प्रेड बहुत तेजी से होगा। और यही जो विंड्स होती हैं हमारी, यही होती हैं सेंटा एना विंड्स, जो कि गर्म और शुष्क होती हैं। इसको हम लोग लोकल विंड्स के फॉर्म में पढ़ते भी हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। ये एक और पिक्चर है, ऐसे बहुत सारे हैं पिक्चर जिसमें आप इस कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ सकते हैं। और मेन जो ग्रेडियंट है कि हवा का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना, वही इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जो अभी का सिचुएशन है, वो तो ये है यहाँ पे वाइल्ड फायर की स्थिति। लेकिन ये जो प्रेशर्स बने, ये कैसे बने, इसके पीछे भी कुछ ज्योग्राफी है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तक तो आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, सेंटा एना विंड्स चल रही हैं, और ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से कैलिफोर्निया हाईली अफेक्टेड रहा है। और इन सभी चीज़ों को लेके पूरे यूएस में काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो रही है कि बाइडेन प्रशासन कह रहा है कि ट्रम्प वाला टाइम पीरियड था वो जिम्मेदार है, वो लोग कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार है। तो एक पॉलिटिक्स भी चल रही है वहाँ पे लोगों की। लेकिन इसमें अब हम लोग को थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में आना होगा, और ये देखना होगा कि ये प्रेशर्स बने कैसे। तो हम लोग को पता है कि जैसे ये अभी जनवरी का टाइम पीरियड चल रहा है, और इस समय में 22 दिसंबर के बाद से सूर्य फिर मकर रेखा को छोड़ करके उत्तरायण होना शुरू होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। मार्च में विषुवत रेखा पे सूर्य का मेन फोकस होता है। इसके बाद जून में कर्क रेखा, सितंबर में आके विषुवत रेखा फिर, और फिर आपका दिसंबर में मकर रेखा। तो ये मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, फिर मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ये एक साइकिल चलती रहती है। और जो सन का इम्पैक्ट है वो शिफ्ट होता रहता है टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में इक्वेटर भी बढ़ती है। तो अभी जैसे दिसंबर खत्म हुआ है, तो इस समय जैसे जनवरी की स्टार्टिंग है अभी में, अभी के समय में, तो जो मेन अभी प्रभाव होगा सन का, वो अभी भी सदर्न वाले एरिया में ही होगा, क्योंकि विषुवत तक आते आते अभी मार्च लग जाएंगे। और अगर हम लोग उस लैटिट्यूड को समझें जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थिति है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो अभी भी ठंडे उसमें होगा, मतलब ठंड के प्रभाव में होगा। ठीक है। दिसंबर में काफ़ी ठंड रही होगी। और वहाँ पे आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स, काफ़ी बर्फीली हवाओं की कंडीशन उत्पन्न हो गई है यूएस में। अब कैसी एक्सट्रीम कंडीशन से आप देखिए कि यूएस में एक स्थान पे वाइल्ड फायर है, और एक स्थान पे ऐसे बर्फीले तूफान है। तो यूएस में दोनों जगह पे एक्सट्रीम्स चल रहा है, कहीं पे वाइल्ड फायर है, कहीं पे बर्फीले तूफान है। और ये यूएस की स्थिति है। तो अब इस स्थिति के पीछे हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरीके से जो सन है, सन तो अभी सदर्न हेमिस्फीयर में ही प्रभावी है, क्योंकि दिसंबर लास्ट से तो वो मकर के ऊपर उठना शुरू हुआ है उसका प्रभाव। अब क्या होगा कि जो यूएस का जो मेन लैंड वाला एरिया है वो अभी भी ठंडा है, और इसमें बहुत सारे लोकल फैक्टर्स भी काम करते हैं। तो उन सभी की वजह से, और ये जो सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होना है, इसको भी आपको इससे रिलेट करना पड़ेगा कि उस मेनलैंड पे क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर अभी ही है, और उस लो टेम्परेचर के कारण वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट रहेगा। और चूंकि वहाँ पे हाई प्रेशर है, अब मेनलैंड वाला तो एरिया हो गया हाई प्रेशर का ड्यू टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों है वो अभी हम लोगों ने समझ लिया। और उसकी तुलना में जो वाटर बॉडी है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की स्थिति है।
क्योंकि दोनों के ठंडे और गर्म होने में डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग जानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। अब जब उसके हीटिंग और कूलिंग में डिफरेंस है, यही जो हीटिंग और कूलिंग का डिफरेंस है, यही हीटिंग एंड कूलिंग डिफरेंस क्रिएट करता है प्रेशर ग्रेडियंट। अब हीटिंग एंड कूलिंग डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, एक ढाल बन गई, ढाल प्रवणता जिसको हम लोग कहते हैं। अब इस ढाल प्रवणता के कारण क्या हो रहा है कि विंड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और जब विंड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी इमेजेस में देखा कि मेनलैंड के हाई प्रेशर से पैसिफिक के लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसको हम लोग सेंटा एना कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे आग की सिचुएशन थी, आग लग गई, आग लगने के पीछे क्लाइमेट चेंज, सूखाग्रस्त क्षेत्र का होना, काफ़ी समय से वर्षा न होना, ये सब फैक्टर्स हैं। और 2024 ऑलरेडी सबसे गर्म रहा है। तो अब जब वहाँ पे आग लग गई, तो वो पूरा जो रीजन है वो जब वाइल्ड फायर के प्रभाव में आ गया, तो वो चूंकि गर्म हो गया। और वाइल्ड फायर के प्रभाव में गर्म होने से वहाँ पे जो लो प्रेशर था, एक तो पहले ही वहाँ पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर था, लेकिन इस फायर से वो लो प्रेशर और बढ़ गया, वो और ज़्यादा लो हो गया क्योंकि टेम्परेचर और हाई हो गया वहाँ का। और ये पहले से ही मेनलैंड वाला हाई प्रेशर है, तो जो ढाल प्रवणता हो गई वो और ज़्यादा बन गई, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ गया, ढाल तीव्र हो गया, और उसके कारण फिर हवाएं और तेजी से चलने लगी। इसलिए ये सेंटा है ना कि जो स्थिति है ये नॉर्मल स्थिति है, और ये हमेशा वहाँ पे रहती है इस समय में, कि मेनलैंड पे हाई प्रेशर हो गया, वाटर बॉडी पे लो प्रेशर है और हवा चलने लगी, ये तो नॉर्मल सी ज्योग्राफी है। लेकिन चूंकि वहाँ पे फायर की सिचुएशन है, और फायर की सिचुएशन उस लो प्रेशर को और ज़्यादा लो कर रही है, और जब वो प्रेशर और अधिक लो हो रहा है, तो मेनलैंड से जो विंड का फ्लो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। और इस वजह से जो स्प्रेड है फायर का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड्स चल रही हैं, और इससे बहुत तेज़ी से वाइल्ड फायर का स्प्रेड हो रहा है, और लगभग 40,000 से एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में अब तक इसका स्प्रेड हो चुका है। तो ये तो रही पूरी की पूरी ज्योग्राफी सैंटा एना की, वहाँ का विंड सिस्टम। हम लोगों ने सन के उत्तरायण और दक्षिणायन को देखा, और कैसे विंड का फ्लो हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, और प्रेशर ग्रेडियंट कैसे इस वाइल्ड फायर के कारण बढ़ रहा है, वो चीज़ भी हम लोग समझे, क्योंकि बहुत सारे ये लोकल फैक्टर्स होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अब इसमें एक मेजर रोल आता है वहाँ की चैप्टियल बायोम का। ये जो चैप्टियल बायोम है, इसमें खरगोश और हिरन इत्यादि मेन इसके जीव जंतु हैं इस बायोम के। और इसकी जो ये चैप्टियल घास है, आप फोटोज में देख रहे होंगे, इसकी ये क्वालिटी होती है कि ये बहुत तेजी से ये इसमें फायर का स्प्रेड होता है, कि एक स्पेशल टाइप की ग्रास है, और ये उस पूरे रीजन में फैली हुई है। तो ये जो चैप्रियल बायोम है, ये भी अपना एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है उस रीजन में, क्योंकि चैप्रियल बायोम है, इसकी स्पेशल टाइप की ग्रास है जो कि तेजी से फायर को कैच करती है। तो उस पूरे रीजन में चूंकि इसी प्रकार के बायोम का ही विस्तार है, तो वहाँ पर तेजी से फायर का स्प्रेड हो रहा है। प्लस मैंने आपको बताया था कि लॉस एंजल्स ऑलरेडी हॉलीवुड का मेन सेंटर है, और ये आप साइंस भी देख रहे होंगे कि ये जो फेमस एक सिग्नेचर है, एक मार्क है वहाँ पे हॉलीवुड का, वो किस तरीके से जल रहा है। और उस पूरे रीजन में घर, चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे वहाँ पे कि लकड़ी के घर बने हुए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल और नेचुरल प्लेस है। तो चूंकि लकड़ी के घर हैं, वुड का वर्क बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, तो चूंकि हाईली वुड वर्क वहाँ पे हमें घरों में, इमारतों में देखने को मिलता है, तो इस वजह से उसने भी अपना एक रोल प्ले किया है कि वहाँ तेजी से घरों में आग लग रही है। क्योंकि सीमेंट की तुलना में अगर वुड वर्क होता है तो वो तेजी से उसमें आग का फायर का स्प्रेड होता है। तो ये भी अपना एक यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है। प्लस वहाँ की लोकल जियोग्राफी कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था मैप में कि हिली एरियाज है। अब चूंकि अभी हम लोग वहाँ देख रहे थे, जब हम लोग प्रेशर वाला सीन समझ रहे थे कि हाई प्रेशर बना, अब पैसिफिक ओशन वाले एरिया में लो प्रेशर है, और वहाँ पे ऑलरेडी हिली एरियाज हैं। तो हिली एरियाज से जो विंड है वो बहुत तेजी से नीचे की ओर आती है, और इधर आके लॉस एंजल्स, सैन डिएगो और उसके आसपास के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे फैल जाती है।
और इससे चूंकि प्रेशर ग्रेडियंट था प्लस वहाँ का जो लोकल टेरेन है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से तेजी से स्प्रेड जो है वो फायर का वहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने एक फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं और कुछ लोकल फैक्टर्स को भी हम लोगों ने समझा। अब बारी है कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को भी इससे रिलेट करने की। तो हम लोगों ने डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है। मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का जिसमें आप देख सकते हैं डिटेल में उन टॉपिक्स को। तो यहाँ पे जब भी आप डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म के कोई किसी भी क्वेश्चन से अगर डील कर रहे हैं कहीं पे लिख रहे हैं आंसर में, तो ऐसे एग्जाम्पल्स, वाइल्ड फायर के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। और रिसेंटली इसकी घटनाएं काफ़ी घटित भी हुई हैं हर जगह पे कि वर्तमान समय में जो समय है वो यही है कि हम प्रकृति पर विजय तो हम नहीं प्राप्त कर सकते, ये तो हम लोग इन घटनाओं से समझ ही चुके हैं। लेकिन अगर हम उसका सहयोग करें, जिसकी की बात हम लोगों ने नियो डिटर्मिनिज्म में की थी, अगर हम सहयोग करें तो हम कंपैरेटिवली उसकी तुलना में हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो यहाँ पर सेम वैसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि जैसे डिटर्मिनिज्म में हमने प्रकृति को ही सब कुछ मान लिया और मनुष्य को सिर्फ उसके सेवक के रूप में माना। तो रियल में आज के समय में वह स्थिति भी नहीं है, क्योंकि जो भी ह्यूमन का डेवलपमेंट है, जो भी इतने ज़्यादा, आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है, तो उसमें हम जो ह्यूमन का जो रोल है, जो मनुष्य का कंट्रीब्यूशन है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे पॉसिबिलिज्म में सेम डिटर्मिनिज्म का अपोजिट ह्यूमन पावर को ही सब कुछ मान लिया गया, नेचर को उसके नीचे कर दिया गया। तो यह भी स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी इस तरह के जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसमें ये चीज़ साफ क्लियर पता चल रही है कि यूएसए, अगर ये घटना किसी छोटे देश में घटित हुई होती, किसी पिछड़े हुए देश में घटित हुई होती, तो हम समझ सकते थे कि वहाँ पे उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इससे डील कर सकें। लेकिन यूएसए जैसा देश भी इसको काबू में नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे साफ यह चीज ये सामने आ रही है कि अगर प्रकृति अपना इस तरीके से प्रकोप दिखाती है तो उस कंडीशन में हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर मनुष्य का जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी रोल आता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि वहाँ पे क्या चीज़ वो लोग यूज़ कर रहे हैं मेनली। तो वहाँ पे इस फायर से बचने के लिए वहाँ पे पिंक लिक्विड एक स्पेशल है जिसको कि फायर रिटार्डेंट कहते हैं, और यह आग जलने की प्रक्रिया को स्लो करता है। इसमें वाटर, सॉल्ट्स और फर्टिलाइजर्स इत्यादि होते हैं। और इसमें मेन जो तत्व होता है वो होता है अमोनियम फॉस्फेट। और ये आग को मिलने वाली जो ऑक्सीजन है उसको ये कम करता है, उसको रोकता है, और इससे आग का जो स्प्रेड होता है वो तेजी से नहीं हो पाता। तो ये स्प्रेड को कम करने में एक अपना मेजर रोल प्ले करता है। और अभी वहाँ पे फायर का स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है, यही सबसे मेन रीज़न है प्रॉब्लम का। तो ये पिंक लिक्विड वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि इसका छिड़काव कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से ह्यूमन अचीवमेंट है कि ह्यूमन ने इतने ज़्यादा प्रयोग करके, आविष्कार करके ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं कि जो काबू में ला पा रही हैं उसको। लेकिन फिर यहाँ पे वही चीज़ सामने आती है कि इतने डेवलपमेंट के बाद भी हम उसको, उसके प्रभाव को नहीं रोक पाए। कुछ हद तक हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं इस चीज़ को कर पाए। अगर पूरी तरीके से संभववाद का टाइम होता तो क्या स्थिति होती? अगर पूरी तरीके से संभववाद हावी होता तो उस समय में क्या होता कि अगर ऐसी आग लगती तो चुटकी से, आसानी से यूएस जैसा इतना डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड कंट्री, वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ही काबू पा लेता है इस चीज़ पे। या इसका अगर आप अपोजिट सोचें, तो अगर डिटर्मिनिज्म का टाइम होता तो क्या होता? तब ये आग हो सकता है कि अगर इतनी रोकें ना लगती, इतने चीज़ें ना यूज़ होती, तो आग और ज़्यादा फैल जाती। जो डेथ सिर्फ 24 हुई है वो हो सकता है 240 या 2400 या 24,000 भी हो सकती थी।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो संभवत एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म भी सही नहीं है, एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म भी सही नहीं है। जो नियो डिटर्मिनिज्म का पाथ है, जो वह मार्ग है कि जो दोनों में सामंजस्य की बात करता है, वही हमारे लिए सही है। तो मैं ये तीनों वीडियोस के लिंक्स ऐड कर दूंगा, अब इन तीनों को जरूर देखिएगा। और जो भी आपके पास ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स होंगी, उसमें ये तीन कॉन्सेप्ट होंगे। ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, जो हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं ग्रेजुएशन में, वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। और ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। एक और है, उसको हम लोग प्रसंभाव्यवाद कहते हैं, कभी उस पर भी बात करेंगे। प्रोबेबिलिज्म, तो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म। अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले डिटर्मिनिज्म की हमने बात की, फिर हमने बात की पॉसिबिलिज्म की, उसकी अपोजिट। फिर इन दोनों को मिला करके आया नियो डिटर्मिनिज्म, और फिर आता है प्रोबेबिलिज्म। तो ये चार ऐसे प्रमुख स्तंभ हैं ज्योग्राफी के, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी के, जिसको हमको समझना जरूरी है। और इस तरीके की जो घटनाएं, जैसे ये वाइल्ड फायर हुआ कहीं पे, अभी जैसे मैंने यूएसए का आपको बताया कि यूएसए में एक स्थान पे वाइल्ड फायर है, तो एक स्थान पे बर्फीली हवाओं से वहां पे तूफान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जिसको हम लोग कहते हैं इन जियोग्राफी, तो ऐसे जो एक्सट्रीम्स उत्पन्न हो रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस उत्पन्न हो रही हैं, तो इसको अगर हमको इससे डील करना है, इससे ज़्यादा हानि ना हो, तो वहाँ पे जो नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, वही वहाँ पे हमें सफलता दिला सकता है। ना तो एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म सही है, ना तो एक्सट्रीम डिटर्मिनिज्म सही है। नियो डिटर्मिनिज्म ही सबसे उचित मार्ग है हमारे लिए, हमारे ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको किसी भी आंसर में, किसी भी ऐसे कंडीशन में, आप ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को रिलेट कर सकते हैं। और दोनों को जब हम रिलेट करेंगे, रियल में ज्योग्राफी का मीनिंग यही है कि कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आता है कि फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी, जब ये ब्रांचेस बनी, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी या रीजनल ज्योग्राफी या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, इस तरीके की जो ब्रांचेस बनी, तो क्या होता है कि कुछ स्कॉलर्स किसी ब्रांच को मानने वाले होते हैं, कुछ स्कॉलर्स किसी ब्रांच को मानने वाले होते हैं, और फिर उनमें डिबेट हो जाती है कि कौन सी ब्रांच ग्रेट है, कौन सी ब्रांच मेन है या इम्पॉर्टेंट है। तो वहां पे ये चीज सामने आती है कि रीजनल और सिस्टमेटिक में भी यही चीज है, और ह्यूमन और फिजिकल में भी यही चीज है कि कोई ग्रेड नहीं है, कोई नंबर वन नहीं है, बल्कि दोनों का सामंजस्य जरूरी है। जैसे रीजनल ज्योग्राफी में और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में किसी भी स्थान के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, तो दोनों तरह का जो हमारा मेथड है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। दोनों से हमें अलग अलग तरीके का ज्ञान मिलता है। सेम केस में जैसे फिजिकल और ह्यूमन में, किसी स्थान की अगर हमें फिजिकल ज्योग्राफी पता है, तो ही वहाँ की ह्यूमन ज्योग्राफी को हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो ह्यूमन है, उसके हर एस्पेक्ट पे वहाँ के फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पैक्ट होता है। अब जैसे लॉस एंजल्स का या कैलिफोर्निया का एग्जांपल हम देखें, यहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी ऐसी है, यहाँ की टेरेन ऐसी है, यहाँ के रिलीफ फीचर्स इस तरीके के हैं कि यहाँ पे ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है कि सांता है ना, विंड चल रही है, बगल में पैसिफिक ओशन है, प्रेशर में डिफरेंस हो जा रहा है। तो अब आप देखिए कि कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस बन रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, जो वहाँ का ह्यूमन है, वो ह्यूमन, और वहाँ का बायोम भी इस तरीके का है जो कि इसको सूट कर रहा है, आग को, वाइल्ड फायर को। और इन चीज़ों की, चूंकि ये चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी की हैं, लेकिन इन चीज़ों से वहाँ का ह्यूमन भी प्रभावित हो रहा है, वहाँ का ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ के पॉपुलेशन पे। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, उसको हम लोग रिलेट करके चल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो ये दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग इसी पे बात करेंगे, यूएसए का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया। आप देख रहे होंगे कि रिसेंटली कुछ समय से पनामा कैनाल का इशू बना हुआ है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम पनामा कैनाल को अपने कब्जे में लेंगे। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, पनामा कैनाल का क्या इम्पोर्टेंस है, और पनामा कैनाल पर कैसे चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, सिर्फ पनामा कैनाल पर ही नहीं। क्योंकि हम लोग जब भी
मैं थोड़ा-सा हिंट दे दूँ कि हम लोग जब भी चीन की बात करते हैं, तो हम लोग चीन के श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम लोग चीन के साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन चीन के अफ्रीका में उतने इन्वेस्टमेंट की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं कभी-कभी, लेकिन हम लोग कभी भी चीन के कैरिबियन कंट्रीज़, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। लेकिन उस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीन की राइवलरी है यूएस से, और चाइना धीरे-धीरे करके काफ़ी समय से अपना एक प्रमुख प्रभाव, बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर चुका है पहले ही कैरिबियन कंट्रीज़, सेंट्रल अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पर। और अब आप सोचिए कि वही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाली कंडीशंस उत्पन्न हो रही हैं अब। तो ये हम लोग समझेंगे कि उस पूरे रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इस इन्फ्लुएंस का भी एक मेजर रोल है कि कहीं न कहीं अब यूएसए चाह रहा है कि हम, पहले एक समय था कि मेक्सिको, बेलीज़, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सब जो कंट्रीज़ थी, फिर हमारी ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ थी, या कैरिबियन जो हमारे आइलैंड्स थे, क्यूबा, हैटी, जमैका, अन्य जो आइलैंड्स हैं, अ, ग्रेटर एंटिलीज़ और लेसर एंटिलीज़ के, ये सब यूएस के प्रभाव में हुआ करते थे काफ़ी पहले। लेकिन अब जैसे चाइना का इम्पैक्ट, चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ रहा है, तो इससे कहीं न कहीं उस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स प्रभावित हो रही है। तो ये मैंने बस थोड़ा-सा हिंट दिया, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक पे विथ डेटा डिटेल में इस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की जियोपॉलिटिक्स को समझना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।